बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करना है। जैसे मैंने बताया था कि लास्ट लेक्चर में कि हम नेक्स्ट इसमें लेक्चर में यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट नंबर 7 का नाम है डेटाबेस फंडामेंटल्स। बेसिकली इस यूनिट में हम डेटाबेस के कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो स्टडी करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं कोई भी डेटाबेस क्रिएट करने के लिए। डेटाबेस इटसेल्फ क्या होता है वो भी हम इसी में देखेंगे। इसी यूनिट के अंदर डेटाबेस की डेफिनेशन देखेंगे और ये देखेंगे कि डेटाबेस को यूज करते हुए कौन सी ऐसी फैसिलिटीज हैं, कौन से ऐसे टास्क हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि डेटाबेस अगर हमें ना मालूम हो, अगर हमें ना उसके बारे में पता हो तो जो हम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले देखते हैं यूनिट इंट्रोडक्शन में डेटाबेस की डेफिनेशन भी अवेलेबल है। अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स दैट आर यूजुअली इंटीग्रेटेड, लिंक्ड और क्रॉस रेफरेंस टू वन अनदर। अब हमारे पास बेसिकली डाटा किस तरह से, कंप्यूटर में हम डाटा या इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर करते हैं, फाइल्स की फॉर्म में। अब वो फाइल्स का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट हो सकता है, वो एमएस वर्ड की फाइल हो सकती है, वो एक्सेल की फाइल हो सकती है और या वो डेटाबेस की फाइल हो सकती है। अब इतना तो आपने अभी तक देखा होगा कि एमएस वर्ड की फाइल में आपके पास टेक्स्ट होता है, एक्सेल की फाइल में जैसे मैं आपकी अटेंडेंस वगैरह लगाती हूँ तो उसमें आपके पास मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन भी आप स्टोर कर सकते हैं, कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। इसे लेकिन दोनों का आपस में, अगर आपने टेक्स्ट, आपने एक एप्लीकेशन राइट करनी है तो वो आप एमएस एक्सेल में राइट नहीं कर सकते। हालांकि टेक्स्ट उसमें भी आप राइट कर सकते हैं लेकिन वो एक ग्रिड फॉर्म में होती है, तो उसमें आप अपना कोई लेटर या एसे या एप्लीकेशन नहीं टाइप कर सकते। इसी तरह से जो डेटाबेस की फाइल होती है उसका भी एक अपना फॉर्मेट होता है जो कि बाकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से, एमएस वर्ड से, एमएस एक्सेल से, इन सब चीजों से डिफरेंट होता है। तो वो हम स्टडी करेंगे कि उसका फाइल फॉर्मेट कैसा होता है। दिस यूनिट इज डेडिकेटेड टू डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब हमारे पास दो डिफरेंट चीजें होती हैं, एक डेटाबेस होता है और एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। डेटाबेस बेसिकली कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, यानी आप जो है, जैसे आपने एक प्रोजेक्ट बनाना है एक अपने पास इसमें फर्स्ट ईयर में, क्योंकि जो भी आप ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जिनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होती है तो हम फिर उसके लिए कोई प्रैक्टिकल वर्क भी परफॉर्म करते हैं, ताकि जब हम इसको अपनी जो है वो रियल लाइफ में अप्लाई करना चाहें, यूज करना चाहें, तो स्टूडेंट्स के पास इतना नॉलेज हो कि वो एक डेटाबेस क्रिएट कर सकें जिसके अंदर डिफरेंट इंफॉर्मेशन हो। तो फॉर एग्जाम्पल कि आप एक मेडिकल स्टोर के लिए डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो आप उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। डिफरेंट मेडिसिन के नाम हो सकते हैं, उनके सप्लायर के नाम हो सकते हैं या उनकी कंपनीज के नाम हो सकते हैं। उसके अलावा उन मेडिसिन की कोई प्राइस जो है वो हो सकती है, उनकी एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट्स हो सकती हैं और इसके अलावा भी बहुत सी इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो अब वो इंफॉर्मेशन जो आप स्टोर करेंगे तो वो एक डेटाबेस कहलाएगा। लेकिन वो डेटाबेस आपने क्रिएट कैसे किया, इंफॉर्मेशन स्टोर कैसे की, वो आपने कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज किया। तो वो जो सॉफ्टवेयर आप यूज करेंगे दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आपके पास इसकी एग्जांपल क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जब आप इंस्टॉल करते हैं तो इसमें एमएस एक्सेस के नाम से आपके पास एक प्रोग्राम ऑलरेडी अवेलेबल होता है जिसकी हेल्प से आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपको डिफरेंस पता चल गया डेटाबेस का और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। ये क्वेश्चन आपसे वाइवा में बहुत दफा पूछा जाता है और अमूमन स्टूडेंट्स को इसका आंसर नहीं पता होता। तो अगर आप डे 1 से ही कॉन्सेप्ट को सही तरह समझ लें तो इतना ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। आपसे किसी डेटाबेस का नाम भी पूछा जा सकता है, आप कह सकते हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, आप कह सकते हैं इन्वेंट्री सिस्टम, आप कह सकते हैं मूवीज डेटाबेस सिस्टम, यानी कोई भी ऐसा डेटाबेस सिस्टम जिसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर की गई है। और अगर आपसे डीबीएमएस का नाम पूछा जाए तो आप एटलीस्ट एक नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का तो बता सकते हैं, उसके अलावा भी आप नाम पढ़ेंगे वो आगे आपकी बुक में आ जाएंगे। It introduces the types of database models and provide the basic knowledge about the data modeling and ER diagram for planning and development of database system। अब देखिए ये बहुत टेक्निकल नॉलेज आ रहा है आपके पास, स्पेसिफिक है, आपने इसको बहुत गौर से सुनना और समझना है।
इसमें आपके पास डेटाबेस के डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। इस यूनिट में आप देखेंगे डिफरेंट मॉडल्स हैं डेटाबेस के, और वो मॉडल अप्लाई करने के लिए आपके पास कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। उनमें से एक सबसे पहले आप एक ईआर डायग्राम बनाते हैं। दैट इज ईआर स्टैंड्स फॉर एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। अभी इस वक्त आपको एंटिटी के बारे में कुछ नहीं पता, जब आप ये टर्म पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि एक डेटाबेस में डिफरेंट एंटिटीज होती हैं और वो एक दूसरे के साथ रिलेट हो रही होती हैं। तो उनका एक एंटिटी का दूसरे के साथ क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशनशिप है, वो जब हम डिजाइन करते हैं तो वो ईआर डायग्राम बन जाती है। इट प्रेजेंट्स द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हम ये पढ़ेंगे कि पहले जब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज नहीं करते थे तो हम फाइल्स में डाटा स्टोर करते थे। वो फाइल्स हमारे पास टेक्स्ट फाइल्स होती थी। जैसे आप एक नोटपैड की फाइल ले लें और उसमें फॉर एग्जांपल पहली लाइन में आप नेम लिख लें, उसके बाद फादर नेम लिख लें, उसके बाद एज लिख लें। इसी तरह उसके बाद आप किसी स्टूडेंट, ये अगर आप किसी स्टूडेंट का डाटा स्टोर कर रहे हैं, और फिर अगली लाइन में दूसरे स्टूडेंट का नेम लिख लें, फादर नेम लिख लें, एज लिख लें, तो वो आपके पास फाइल सिस्टम आ जाएगा। और उस फाइल सिस्टम में भी आप अपने पास डाटाबेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास ये तो यूनिट इंट्रोडक्शन हो गया। इसके अलावा इसमें क्या बताया गया, इट डिस्क्राइब्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। अब ये डेटाबेस जो है डेफिनेटली एक बड़ा सेटअप होता है। इस सारे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को डेवलप करना और उसके अलावा फिर उसकी आप कह लें कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको एडमिनिस्टर करना, उसको जो है उसकी देखभाल करना, ये सब चीजें भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करता है। इसके अलावा बहुत से रोल्स होते हैं इसमें, वो आप देखेंगे कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। फिर इस डेटाबेस की परफॉर्मेंस को कैसे एनहांस किया जा सकता है, इस डेटाबेस को सिक्योर कैसे बनाया जा सकता है, और कैसे ये जो है मुमकिन बनाया जाता है कि इस डेटाबेस के अंदर इंटेग्रिटी भी कायम रहे, यानी इसमें स्कैटर्ड फॉर्म में इंफॉर्मेशन ना रहे बल्कि बहुत इंटीग्रेटेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन रहे। ये सब चीजें कैसे मैनेज होती हैं, ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस। Databases and database systems have become an essential part of everyday life in modern society. Most of us encounter several activities that involve some interaction with a database. For example, if we go to the bank and deposit or withdraw money, if we make a hotel or airline reservation, or if we access a computerized library catalog to search for a book. Chances are that our activities will involve someone accessing a database. Even purchasing items from supermarket nowadays in many cases involve automatic update of database that keeps the inventory of supermarket items. अब हम database को कब यूज करते हैं? हम अपनी कॉमन लाइफ में रोजमर्रा जिंदगी में बहुत दफा डेटाबेसिस को यूज करते हैं, लेकिन हमें एक आम आदमी को, एक आम यूजर को ये पता नहीं होता कि वो डेटाबेस यूज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सी एग्जाम्पल जैसे बैंक की दी गई है, तो आप देखें कि बैंक में तो बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स होते हैं। आप अगर एटीएम कार्ड जाके यूज करते हैं तो आपको आपके अकाउंट में जितनी अमाउंट है उसके मुताबिक ही अमाउंट मिल सकती है, वो कभी भी डाटा एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होगा। इसी तरीके से अगर आप अकाउंट अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं तो वो आपके ही अकाउंट में जाएगी, किसी और के अकाउंट में नहीं जाएगी। ये सब कैसे मुमकिन है? डेटाबेसेस की हेल्प से। और एक डेटाबेस आप लोगों ने बहुत कॉमनली देखा है, नेक्स्ट टाइम आपने किसी भी सुपर स्टोर पे जब जाना है तो आपने उसकी जो है, जब आप बिल बनवा रहे होते हैं तो आप उनकी स्क्रीन को देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन को, तो वहां पर भी जो आपको इंफॉर्मेशन नजर आ रही होती है वो बारकोड जो है, उसको बारकोड रीडर से किसी प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड रीड करते हैं तो उसकी रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन स्क्रीन पे आ जाती है, उस प्रोडक्ट का नेम, उसकी प्राइस, और उसके बाद उसमें वो क्वांटिटी एंटर कर देते हैं। तो इस तरह आपका बिल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है। ये एक ऐसा डेटाबेस है जिसे तकरीबन हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में अक्सर यूज करते हैं। उसके अलावा भी कुछ एग्जांपल्स गिवन है यहाँ पर, जैसे आपके पास अगर आप रिजर्वेशन करते हैं, एयरलाइन पे कोई टिकट वगैरह रिजर्व करवाते हैं या इस तरह के और टास्क परफॉर्म करते हैं, कोई डिजिटल लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी से आप डिजिटल नहीं भी है, अगर दूसरी लाइब्रेरी भी है तो उसमें अगर बुक्स का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड है तो अच्छे, जैसे यूनिवर्सिटीज वगैरह में हम जाते हैं तो हम सबसे पहले बजाय इसके कि जाके हम रैक्स में बुक तलाश करें, हमारे पास वहीं पर एक
मशीन जो है एटीएम मशीन की तरह की एक मशीन हमारे पास लगी होती है। एंट्रेंस पर ही हम अपना लाइब्रेरी कार्ड उसमें डालते हैं और उस मशीन में अपनी रिक्वायर्ड जो बुक जो हमें चाहिए होती है उसका नाम टाइप करते हैं। अगर वो बुक अवेलेबल होती है तो वो किस फ्लोर पे, किस सेक्शन में, किस रैक में पड़ी है, वो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो हम टू द पॉइंट वहां से जाके उस बुक को लेते हैं, रीड करते हैं और अगर हमने इशू करवानी है तो इशू करवाते हैं। तो इस तरह अब बुक्स तो हमारे पास जो है वो बुक्स हमारे पास डिजिटल नहीं है, यहाँ दूसरी कॉमन आम बुक है हार्ड कॉपी में, लेकिन उनका रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में पड़ा हुआ है। तो इस तरह हम बहुत सारी कॉमन लाइफ में हम बहुत सी जगह पर डेटाबेसेस को यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअली हमें अंदाजा नहीं होता कि हम ये डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं। अब देखते हैं कि डेटा और इंफॉर्मेशन क्या चीज है। बहुत ही बेसिक सी दो डेफिनेशन है जो तकरीबन हमेशा हर कोर्स के शुरू में आपको बताई जाती हैं। इंट्रोडक्टरी कोर्सेज में भी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं उसमें भी सबसे पहले आपको ये दो डेफिनेशन बताई जाती हैं कि डेटा इज द रॉ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। रॉ फॉर्म में जो अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन है आपके पास वो डेटा है। डेटा मीनिंगफुल नहीं होता, ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ स्टूडेंट्स के नेम्स लिख कर दे देती हूँ, आपको मैं 30 स्टूडेंट्स के नाम लिख देती हूँ और कहती हूँ कि ये एक डाटा है। अब आप उस डाटा की बेस पे कोई रिजल्ट, कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। आपको नहीं मालूम कि ये कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आपको नहीं मालूम कि ये कौन से कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, आपको नहीं मालूम कि ये स्टूडेंट्स इस कॉलेज के हैं भी या नहीं। तो इस तरह से आपके पास जो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है, जो है डाटा है, वो रॉ फैक्ट्स हैं, वो आपके पास डाटा है। यहाँ भी इसी तरह गिवन है डाटा इज द रॉ मटेरियल गिवन एज इनपुट टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। अब यही डाटा हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं तो कंप्यूटर उसके ऊपर कुछ अपनी प्रोसेसिंग करता है और फिर उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल आइटम कोड आप देते हैं, आइटम की डिस्क्रिप्शन, जैसे मैंने आपको इन्वेंट्री की एग्जांपल दी, तो जो भी प्रोडक्ट है उसका कोई कोड होगा, उसका कोई नेम होगा, उसकी कोई डिस्क्रिप्शन होगी, उसकी क्वांटिटी होगी और प्राइस होगी। ऑफ आइटम परचेज्ड इन द स्टोर आर डाटा। When this data is entered into the computer and processed, it prints the bill which is the output of the computer and also called information. अब information क्या है? Basically इसी data को जब आप processed कर देते हैं तो वो information बन जाती है। यही आपके पास definition given है information की। Information is the processed or organized form of data. When data is processed by the computer and it is properly arranged and organized, it is converted to information. This is also called the output of computer and it is meaningful form of data. अब यही डाटा जब ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, जो मैंने आपको स्टूडेंट्स के नेम की अगर एग्जांपल दी है तो अगर मैं उस पर लिख देती हूँ कि ये फर्स्ट ईयर के एक सेक्शन के स्टूडेंट्स की, ए सेक्शन के स्टूडेंट्स की लिस्ट है और वो स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर साइंस का कोर्स लेते हैं, तो ये एक मीनिंगफुल डाटा हो गया। मींस ये आपकी क्लास की अटेंडेंस हो गई कि आपके वो स्टूडेंट्स जो इस वक्त क्लास में प्रेजेंट हैं और उनके जो नेम्स हैं और उनका सेक्शन मेंशन है सपोज, तो ये मीनिंगफुल फॉर्म में डाटा हो गया। फॉर एग्जाम्पल नेम ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर मार्क्स। इसी तरह अगर आपके कुछ टेस्ट लिए हैं मैंने, जैसे टेस्ट लिए और उसके बाद आपके नेम के साथ आपके उस सब्जेक्ट पे एक स्पेसिफिक डेट पे जो टेस्ट लिया गया है उसके मार्क्स राइट कर दिए जाएं तो वो आपके पास उसके, ये भी एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है। When it is processed by the computer, the result sheet and the report cards produced is an information. अब उस रिजल्ट की बेस पर जो आपके टेस्ट में मार्क्स हैं, आपके डिफरेंट मार्क्स जो हैं टेस्ट में, एक से ज्यादा टेस्ट लिए जाएं, उनके मार्क्स को प्रोसेस करके फिर आपको बताया जाए कि ये लेट से क्या, जैसे आपके स्टैंड-अप्स एग्जाम्स होने हैं तो एग्जाम्स में आपके लेट से इन टेस्ट की इतनी वेटेज जो है वो इंक्लूड है। तो ये आपके पास जो रॉ फैक्ट्स आते गए उन्हीं की हेल्प से एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बन गई जिसकी एक सिग्निफिकेंस है, जिसकी बेस पर आपके स्टैंड-अप्स का रिजल्ट जो है वो अफेक्ट होगा। तो उसके अलावा अब आप देखिए आपके पास नेक्स्ट हमारा जो हमारे पास टॉपिक है कन्वेंशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि डेटाबेस जब नहीं था तो डाटा हम कंप्यूटर में कैसे स्टोर करते थे, तो हम डिफरेंट फाइल्स में डाटा स्टोर करते थे और वो फाइल्स इस तरह से नहीं है जैसे आप कह लें एक्सेल में भी हम फाइल में भी डाटा स्टोर कर सकते हैं, आप वर्ड की फाइल्स में भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो हम फाइल मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ रहे हैं ये बेसिकली टेक्स्ट फाइल्स होती थी। इनको आस्की जो है अमूमन आपके पास आंसी फॉर्मेट में होते थे
ये फॉर्मेट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल कह लें कि नोटपैड की एक टेक्स्ट फाइल है, उसके अंदर डाटा अगर स्टोर्ड है तो आप उस डाटा पे क्या-क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं? क्या आप उस डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत मुश्किल है सॉर्ट करना। अगर आपने उसमें कोई नई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, एक नोटपैड की फाइल है और उसके अंदर आपके 1000 स्टूडेंट्स का डाटा है और उन 1000 स्टूडेंट्स में से आपने कोई हार्ड स्टूडेंट तलाश करनी है, सर्च करना है, बहुत मुश्किल है उसको तलाश करना। किसी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन गलत टाइप हो गई है, उसको करेक्ट करना है तो एडिट या अपडेट करना बहुत मुश्किल है। इसी तरह से अगर 4, 5, 6 फाइलें हैं, एक जगह स्टूडेंट्स के एडमिशन का डाटा पड़ा है, एक जगह उनका रिजल्ट का डाटा पड़ा है। अब हो सकता है कि रिजल्ट में कोई स्टूडेंट जो है वो ऐसे ही स्टूडेंट का नाम गलती से एंटर हो गया हो जिसका एडमिशन ही ना हुआ हो। तो अब वो गलती जो है उसको लोकेट करना बहुत मुश्किल है। ये सारे प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास कन्वेंशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के। इन्हीं को थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में हम अपनी बुक में स्टडी करेंगे। A conventional file management system is the collection of programs used for managing data stored in various files. मैंने जैसे आपको एग्जांपल दी कि वेरियस फाइल्स हैं, एक से ज्यादा फाइल्स हैं और उसके अंदर डाटा स्टोर्ड है. Each program within a file management system is developed independently and it defines and manages its own data. अब उस पूरे जो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी हर फाइल इंडिपेंडेंट है. एक फाइल के अंदर एक इंफॉर्मेशन है, जरूरी नहीं कि वो इंफॉर्मेशन दूसरी फाइल में हो या ना हो. वो मिसिंग भी हो सकती है दूसरी फाइल में और दूसरी फाइल में रिपीट भी हो सकती है. In file management system, records in one file are not related to the records in any other file. This approach leads to many problems, which include data duplication in different files and data inconsistency. जैसे अभी मैंने आपको बताया डाटा डुप्लीकेशन क्या है कि एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है वो एक लेट्स से कि फर्स्ट ईयर ए की एक लिस्ट है और फर्स्ट ईयर बी की एक लिस्ट है, तो ए में भी वो नाम मौजूद है और बी में भी मौजूद है. बाद में स्टूडेंट ने सेक्शन चेंज करवा लिया और उसका रिकॉर्ड ए में भी उसका रिकॉर्ड पड़ा रह गया, बी में भी रह गया. अब वो उसका अगर रिजल्ट जो है वो बाद में एंटर होता है तो वो एक ही सेक्शन में जाके एग्जाम देगी ना, तो वो एक जगह पर वो पास जो है वो अपना लेट्स से एग्जाम देती है और वो पास हो जाती है. तो एक जगह पर वो उसके रिजल्ट में पास जो है वो डिक्लेयर की जाएगी लेकिन दूसरी फाइल में वो एब्सेंट मार्क होगी. तो आपका डाटा जो है इस तरह इनकंसिस्टेंट हो गया. नॉन शेयरिंग ऑफ डाटा. अब नॉन शेयरिंग क्या है? एक फाइल के अंदर अगर रिकॉर्ड है तो शेयरिंग, डाटा शेयरिंग से मुराद क्या है कि वो दूसरी फाइल में उसे जाना ही नहीं चाहिए, पता दूसरे फाइल में भी मालूम होना चाहिए कि इस स्टूडेंट ने यहाँ पर एग्जाम दिया और इसका डाटा मौजूद है. और लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑर्गेनाइजिंग एंड क्यूरिंग द डाटा. अब अगर इस चीज प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है या इस डाटा को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में देखना है, उसको दोबारा से सॉर्ट करना है, लेट्स से कि हमने देखना है हाईएस्ट मार्क्स किसने लिए हैं, लोएस्ट मार्क्स कौन से स्टूडेंट्स के हैं, किन स्टूडेंट्स को रीसेंड अप्स की जरूरत है, तो ये सब चीजें फाइल सिस्टम में बहुत ही मुश्किल होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी में स्टोर सेल्समैन्स नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर एंड कमीशन रेट इन द फाइल इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट एंड द सेम इंफॉर्मेशन मे बी स्टोर्ड इन अनदर फाइल इन सेल्स डिपार्टमेंट. अब जैसे मैंने आपको स्टूडेंट की एग्जांपल दी, यहाँ पर आपको एक कंपनी की एग्जांपल दी गई है कि सेल्समैन है, कंपनी के डिफरेंट सेल्समैन है. जो सेल्समैन जितनी प्रोडक्ट ज्यादा सेल करता है उसका उतना कुछ कमीशन जो है वो उसकी सीनियरिटी के लिहाज से लेट्स से कि उसका कुछ कमीशन बनता है, उसका कोई कमीशन रेट है. लेट्स से कि अगर ये 1000 रुपीज की प्रोडक्ट बेचेगा तो सपोज के इसमें से 10% उसका कमीशन है तो 100 रुपीज उसको कमीशन मिलेगा. तो अगर उस किसी भी कंपनी के अंदर तमाम सेल्समैन की इंफॉर्मेशन जो है, उनका नेम है, उनके एड्रेसेस हैं, टेलीफोन नंबर है और कमीशन रेट जो है वो अकाउंट डिपार्टमेंट ने स्टोर किया हुआ है, इसी तरह सेल्स डिपार्टमेंट ने भी स्टोर किया है. सेल्स डिपार्टमेंट ने क्यों स्टोर किया है? क्योंकि जैसे जैसे वो सेल करते जाएंगे उन सेल्स डिपार्टमेंट के पास से प्रोडक्ट सेल होती जाएंगी और वो पता चलता जाएगा कि इनमें से कितनी प्रोडक्ट किस सेल्समैन ने भेजी है. अकाउंट्स डिपार्टमेंट को ये डाटा क्यों चाहिए? क्योंकि उन्होंने उनको उसका कमीशन पे करना है कि किस सेल्समैन ने कितनी प्रोडक्ट सेल की, उसका कितना कमीशन बना. अब दोनों को इन्फॉर्मेशन चाहिए लेकिन ये इन्फॉर्मेशन अगर एक दूसरे से लिंक्ड नहीं होगी तो इसमें बहुत इनकंसिस्टेंसी आएगी. The account department, for example, may change the commission rate of salesman, but the sales department may fail to update its file. अब लेट्स से कि एक सेल्समैन की जॉब जो है वो 1 ईयर हो गई है और सपोज जब वो शुरू में आया था तो उसका कमीशन रेट 5% था, लेकिन 1 ईयर के बाद उसका कमीशन रेट 10% हो जाता है.
तो अब सेल्स डिपार्टमेंट जो है हो सकता है उसको नहीं पता, या उसने अपडेट करना भूल गए हैं या नहीं किया, या उसने चेंज किया है तो गलत चेंज किया है, लेकिन अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उन्होंने सही चेंज किया है। अब दोनों जगह पर उसका जो अमाउंट बन रही होगी वो डिफरेंट बनेगी, उसकी सैलरी के अंदर जो कमीशन की अमाउंट है वो डिफरेंट बनेगी। दिस विल प्रोड्यूस रिपोर्ट कैलकुलेटेड विद आउट ऑफ डाटा फिगर्स। अब उसके अंदर डाटा जो है मिसिंग भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, डुप्लीकेट भी हो सकता है। द इनकंसिस्टेंसी इन द फाइल अकर ड्यू टू डुप्लीकेशन ऑफ सेम डाटा इन फाइल्स। दिस इज द मेन प्रॉब्लम फेस्ड इन कन्वेंशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। तो कन्वेंशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में इसके अलावा भी बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं, ये उनमें से चंद एक प्रॉब्लम बताए गए हैं। तो ये प्रॉब्लम आपसे अमूमन एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। अब डेटाबेस अप्रोच जो है ये क्या चीज है? डेटाबेस अप्रोच जो है ये फाइल्स को मैनेज करने की एक ऐसी ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच है कि इसमें डाटा ना तो डुप्लीकेट होगा, ना ही डाटा मिसिंग होगा, और ना ही डाटा एक जब रिपीट नहीं होगा। तो डेफिनेटली अगर एक डाटा एक फाइल में स्टोर्ड है और दूसरी फाइल को भी वही डाटा चाहिए तो वो उसमें नई एंट्री नहीं करेगी, बल्कि उसी के जो पहली फाइल में मौजूद है वहीं से डाटा जो है वो एक्सेस किया जाएगा। तो उससे क्या फायदा होगा कि डाटा एक जगह पर अपने चेंज करेंगे तो जो जो फाइल्स वहां से डाटा एक्सेस कर रही हैं उन सबको लेटेस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो इस तरह डाटा की इनकंसिस्टेंसी नहीं होगी और इस तरह डुप्लीकेशन भी नहीं होगी। In order to solve the problem of conventional file management system for managing data, the concept of database approach was introduced. Database is a collection of related files. दोबारा आपने वही डेफिनेशन पढ़ी है जो पहले है कि database क्या है basically, that is collection of related files. For example, consider the name, telephone number and addresses of people you know. तो ये रिलेटेड फाइल है। इस तरह अगर स्टूडेंट्स का डाटा है, अब स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड है तो वो स्टूडेंट्स की फाइल में ही होगा। अगर किसी जगह पेशेंट का डाटा है तो वो पेशेंट का ही, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है फॉर एग्जांपल कि आपके हमारे पास जैसे अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो तो जो स्टाफ का डाटा होगा तो स्टाफ की फाइल में स्टाफ का डाटा होगा, स्टूडेंट की फाइल में स्टूडेंट का डाटा होगा। तो इस तरह डाटा अलग अलग अपनी अपनी जगह पर होगा और वो स्पेसिफिक सिमिलर रिकॉर्ड्स होंगे, क्योंकि स्टूडेंट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन रखनी है वो डिफरेंट है, स्टाफ या एम्प्लॉय के बारे में जो इन्फॉर्मेशन रखनी है वो डिफरेंट है, और एम्प्लॉयज में भी अगर टीचिंग स्टाफ है तो उसकी इन्फॉर्मेशन रखनी है वो डिफरेंट होगी, जो नॉन टीचिंग होगा उनकी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो डिफरेंट होगी। तो इस तरह डाटा जो है वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में पड़ा रहेगा। You may have recorded this data in an indexed address book, or you stored it on your computer's hard disk using software such as Microsoft Access or Excel. जैसे अगर आपके जानने वालों के कुछ नेम और फोन नंबर हैं तो आप उनको अपनी डायरी में, जैसे आपको एड्रेस बुक्स मिलती हैं उसमें आपको पता है लेटर्स लिखे होते हैं। अब तो टेलीफोन की वजह से, स्मार्टफोन की वजह से एड्रेस बुक्स यूज नहीं होती, लेकिन अमूमन डायरीज के एंड पे अल्फाबेट्स के साथ ऑर्डर्ड आपके पास कुछ पेजेस होते हैं। तो जिन लोगों का जिस अल्फाबेट से नाम स्टार्ट होगा आप उसी पेज के ऊपर जाके उसका रिलेटेड जो है वो फोन नंबर और नेम लिख देते हैं, तो आपको डाटा जो है वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मिल जाता है। इसी तरह आप कंप्यूटर में भी, जैसे आपकी अटेंडेंस मैंने एक्सेल शीट में रखी होती है तो आपने देखा है कि उसमें ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मेरे पास डाटा पड़ा होता है। दिस इज कलेक्शन ऑफ डाटा हैविंग इम्प्लिसिट मीनिंग एंड हेंस इज अ डेटाबेस। तो इसको आप एक डेटाबेस कहेंगे। A database can be of any size and complexity. For example, a database containing names and telephone numbers of your friends may have only few records. On the other hand, a database containing information about all the citizens of the country for national identity card may contain millions of records. A database may be created and maintained manually or it may be computerized. The library card catalog is an example of manually created and maintained database. A computerized database is created and maintained by a database management system. For example, library management system, stock control system, examination control system. अब ये डेटाबेस का साइज क्या हो सकता है? ये आपके एक लेट्स से कि किसी के 10 या 20 फ्रेंड्स हैं, उनका उसने डाटा स्टोर किया है, वो भी एक डेटाबेस हो सकता है। सपोज मेरे पास 100 स्टूडेंट्स हैं, मैंने अपने 100 स्टूडेंट्स का क्लास वाइज डेटाबेस रिकॉर्ड रखा है, मैं उनके नेम उसमें एंटर करती जाती हूँ, उनके डिफरेंट टेस्ट में मार्क्स एंटर करती जाती हूँ और बाय आखिर में उनके सेंडअप्स के मार्क्स एंटर करूंगी, मेरे पास एक रिपोर्ट क्रिएट हो जाएगी। ये एक डेटाबेस है। इस तरह से जो आपको एक बड़ा डेटाबेस आपके पास नादरा का जैसे हमारे पास डेटाबेस है, तो उसमें पाकिस्तान की जितने भी पॉपुलेशन है, लेट्स से 22 करोड़ पीपल हैं, तो उन सब की इंफॉर्मेशन नादरा के पास मौजूद है CNIC के लिए।
तो वो कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस जो है वो काफी बड़ा डेटाबेस है, जो कि आप कह लें कि 22 करोड़ लोगों का की इंफॉर्मेशन उसने स्टोर की हुई है। और वो सिंपल इंफॉर्मेशन नहीं है सिर्फ कि उनके नेम और आईडी कार्ड है, बल्कि उनके डेट ऑफ बर्थ भी है, उनकी जॉब स्टेटस भी है, उनके फैमिली ट्रीज भी हैं कि कौन जो है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसी तरह से उनके फादर नेम और मदर नेम बी फॉर्म की तरह एक फैमिली ट्री पूरे का पूरा मेंटेन होता है। तो वो आइसोलेटेड फॉर्म में डाटा नहीं पड़ा हुआ, इसलिए वो एक ऑर्गेनाइज्ड डेटाबेस में पड़ा है। इसी तरीके से डेटाबेसेस जो हैं मैनुअली भी क्रिएट किए जाते हैं। जैसे आप लाइब्रेरी में बुक इशू करवाने जाते हैं तो आप एक बड़ी सी बुक होती है जिसमें आप सिग्नेचर करते हैं, वहां पर आपका नाम आप सबसे पहले आपके पास आपका लाइब्रेरी कार्ड होना चाहिए। तो आपके लाइब्रेरी कार्ड के मुताबिक वहां पर एक पेज आपके लिए मखसूस कर दिया जाता है और वहां पर उस बुक का नाम लिखा जाता है जो आप इशू करवाते हैं, और फिर आप सिग्नेचर करते हैं कि ये बुक हमने रिसीव की। और जब आप रिटर्न करवाते हैं तो वहां से वो एंट्री कार्ड के जो लाइब्रेरियन होते हैं वो वहां पर सिग्नेचर करते हैं कि ये बुक हमने रिसीव कर ली है। तो इस तरह आपके पास ये इंफॉर्मेशन जो है मैनुअल अगर है तो वो मैनुअल डेटाबेस है, लेकिन अगर वो कंप्यूटर पे ये इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं तो फिर आपको कोई ना कोई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस यूज करते हैं। तो उसकी हेल्प से आप डेटाबेस जो है उसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। तो अभी आपने पहले जो है वो देखा है, ये आपके पास है डेटाबेस अप्रोच देखी है फाइल्स को मैनेज करने के लिए। अब हम देखेंगे कि डीबीएमएस क्या करता है, वो क्या होता है। तो डीबीएमएस मैंने आपको शुरू में बता दी है, इंफॉर्मेशन सारी वही यहाँ पर रिपीट होगी। A DBMS या database management system is a set of programs that allow the users to create, maintain and manipulate database and store or retrieve data from those database files. इसमें हम database create करते हैं और उन files को manage करते हैं। It provides user-friendly access and control between users and database. अब यूजर और डेटाबेस के दरमियान जो है वो एक यूजर फ्रेंडली इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर देता है। इट्स मेन पर्पस इज टू इम्प्रूव डाटा शेयरिंग, डाटा एक्सेस, डिसीजन मेकिंग एंड इंक्रीज द एंड यूजर प्रोडक्टिविटी। अब जितनी हमने फीचर्स देखी है ना कि डेटाबेस जो है उसके अंदर हम डाटा को एक्सेस करना इजी है, डाटा को शेयर करना इजी है, डिसीजन मेकिंग इजी है, ये सब चीजें जो हैं ये डेटाबेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं। डेटाबेस जो है हमें ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। तो वो कैसे करता है, इसमें डाटा की हमारे पास जो है डाटा की मैनिपुलेशन होती है, जिसमें कि आप न्यू रिकॉर्ड ऐड करना, जैसे मैंने आपको नोटपैड की एग्जांपल दी थी कि उसमें एक न्यू रिकॉर्ड ऐड करना मुश्किल है। किसी पुराने रिकॉर्ड को जो डुप्लीकेट हो रहा है, जो हमें नहीं चाहिए, कोई एम्प्लॉय था या स्टूडेंट था जो छोड़ गया ऑर्गेनाइजेशन को, हमने उसके डाटा को डिलीट करना है तो वो डिलीट करना इसमें आसान है। अगर किसी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, अपडेट करना है, वो भी हमारे पास जो है आसान है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, कुछ ने फी पे की है, कुछ ने नहीं पे की, तो जिन्होंने पे की है उनका पेड स्टेटस अपडेट कर देना वो भी एक इम्पॉर्टेंट, वो हमारे लिए डेटाबेस में बहुत आसान है। इस तरह डीबीएमएस हमारे पास हमें किस चीज में हेल्प करता है, टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट इन विच यूजर हैव बेटर एक्सेस टू डाटा। डीबीएमएस हेल्प टू गिव अस इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम में जो ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, अगर इन्वेंट्री का है तो उसमें प्रोडक्ट ऐड हो सकती हैं और प्रोडक्ट जो है वो सेल हो सकती हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स का है तो स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन जो ऐड हो सकती है, जो डिलीट हो सकती है, जो मॉडिफाई हो सकती है और जिसको अपडेट करना जरूरी है। जैसे स्टूडेंट्स के स्टेटस को अपडेट करेंगे, डिफरेंट एग्जाम्स का रिजल्ट अपडेट करना, उसकी फी का इंफॉर्मेशन अपडेट करना, ये सब चीजें जो हैं वो हमें डेटाबेस की हेल्प से बहुत बेटर एक्सेस होती है और ये हमें एक व्यू मिल जाता है इंटीग्रेटेड के इस डाटा पे क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। द डीबीएमएस मेक इट पॉसिबल टू शेयर द डाटा इन द डेटाबेसेस अमंग मल्टीपल एप्लीकेशंस। अब अगर मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं या मल्टीपल यूजर्स हैं तो वहां डाटा शेयर करना भी डीबीएमएस की हेल्प से आसान होता है। सम एग्जांपल ऑफ डेटाबेस सिस्टम मैनेज्ड बाय डीबीएमएस में कौन से, कस्टमर इंफॉर्मेशन सिस्टम हो सकता है, इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन हो सकती है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट हो सकता है, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। ये बेसिकली डिफरेंट टाइप के डेटाबेस हैं। अगर किसी जगह पर क्लाइंट्स का या लेट्स से एक टेलीफोन सेलुलर कंपनी है तो उसके जितने भी कस्टमर्स हैं, जो लोग भी उसके कह लें कि जिन्होंने सिम उस कंपनी की ली है, उसके सिम होल्डर हैं, वो सबका इंफॉर्मेशन उसके पास मौजूद है, तो वो कस्टमर इंफॉर्मेशन सिस्टम है।
या किसी स्टोर पे आप रेगुलरली जाते हैं, परचेज करते हैं तो आप उनके कस्टमर हैं। आपका डाटा अगर उन्होंने स्टोर किया हुआ है तो वो कस्टमर इंफॉर्मेशन सिस्टम में रखा है। इन्वेंट्री में डिफरेंट प्रोडक्ट्स की एग्जांपल काफी दफा डिस्कस हो चुकी है कि डिफरेंट अगर सुपर स्टोर में डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं तो वो जो इंफॉर्मेशन पड़ी है कि कितनी किस कंपनी के किस प्रोडक्ट की कितनी तादाद है, क्या प्राइस है और वो सारी इंफॉर्मेशन कितनी सेल हो रही है, वो सारी इंफॉर्मेशन इन्वेंट्री में आएगी। अगर बुक्स का डाटा कहीं पर किताबों का डाटा रखा गया है लाइब्रेरी में तो वो लाइब्रेरी मैनेजमेंट है। और अगर एम्प्लॉयज की जो है वो सैलरीज का जो इंफॉर्मेशन रखी गई है तो वो अकाउंटिंग और बुक कीपिंग है। एग्जाम्पल ऑफ डीबीएमएस इंक्लूड, अब कौन से डीबीएमएस है जिनको आप यूज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का नाम मैंने आपको बार बार बताया है। इसके अलावा आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल है, एसक्यूएल सर्वर जिसको हम सीक्वल सर्वर भी इन शॉर्ट बोलते हैं, साइबेस है, ओरेकल है, माई एसक्यूएल है। अब ये माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल में और माई एसक्यूएल में फर्क क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर जो है ये माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है, जबकि माई एसक्यूएल जो है ये ओपन सोर्स है और फ्री है। इसको आप फ्रीली आप नेट से डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं, आपको परचेज नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ तक हम आज का लेक्चर जो है वो फिनिश करते हैं। अब मैं इसको यहाँ के लेक्चर को यहाँ से स्टॉप कर देती हूँ। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।